हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ूकिंग प्रोफाउंड विलेन स्टेज पर पहुंचने के बाद काफी आसानी से यूनचेन का खेल खत्म कर देता है और अपने हक के पैसे लेकर ज़ूकिंग चला जाता है अनदर मिशन कंप्लीट करने के लिए, जहां सेकंड पीक के डिसाइपल सी कर्पस क्लैन के साथ फाइट कर रहे थे। मगर सी कर्पस के कल्टिवेटर्स तादाद में ज्यादा होने की वजह से वो सेकंड पीक के डिसाइपल पर भारी पड़ने लग जाते हैं। मगर इसी बीच वहाँ पे एंट्री होती है मूमिंग की, जो आते के साथ उनके बैरियर के धजिया उड़ा देता है। ये सब देखकर एल्डरली उससे फाइट करने के लिए चली जाती है, मगर फाइट एक्सपीरियंस ज्यादा होने की वजह से मूमिंग एल्डरली को काफी आसानी के साथ हरा देता है। और जैसे ही वो फाइनल अटैक उनके ऊपर चलने वाला था, तभी वहाँ पे एंट्री होती है ज़ूकिंग की। जैसे ही मूमिंग को पता चलता है ज़ूकिंग एक नहीं बल्कि 2 लाइव फायर वाला कल्टिवेटर है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर ज़ूकिंग उसे भी काफी आसानी के साथ जान से मार देता है। लेकिन वो सभी लोग टेलीपोर्टेशन एरे से वापस जा पाते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है सेकंड लाइफ फायर वाले कल्टिवेटर की। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ ज़ूकिंग उस कल्टिवेटर की ओर देखकर कहता है इसके पास तो 2 क्लस्टर ऑफ लाइफ फायर मौजूद है। हम देख पाते हैं उस कल्टिवेटर के चारों तरफ काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी, मगर तभी वो कल्टिवेटर अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है, जिससे कि लिटरली उसके चारों तरफ काफी टेरिफाइंग एनर्जी प्रेशर अनलिश हो रही थी। बट तभी वो कल्टिवेटर अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उसके बॉडी के ऊपर उसका आर्मर लग जाता है। यूएन की उसके चारों तरफ धर्मा चक्रा के पीसेस समन होकर उस कल्टिवेटर के पास चले जाते हैं और देखते ही देखते वो सभी मिलकर उसके पीछे कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। इसी बीच वो कल्टिवेटर अपने हाथों से बस कुछ एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कि वो एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। उसके चपेट में जो भी कल्टिवेटर्स आ रहे थे, उनकी बॉडी उसी वक्त राख में मिल जा रही थी। वो एनर्जी ज़ूकिंग से टकरा पाए उससे पहले ही ज़ूकिंग अपनी हल्की सी सांसें छोड़ता है और टाइम कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाती है। उसी मोमेंट पर ज़ूकिंग अपने हाथों को कूल तरीके से आगे की ओर बढ़ाता है, फिर अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। मगर इसी बीच हम ज़ूकिंग को देख पाते हैं, जो कि अपनी खतरनाक लुक उस कल्टिवेटर को दे रहा था और उसकी एनर्जी ज़ूकिंग के पास के एरिया से हट जाती है। वो कल्टिवेटर असल में सी कर्पस क्लैन का व्हाइट रो वाला डिसाइपल था, जो ये सब देखकर कोल्टून में कहता है तुम तो प्रोफाउंड विलेज स्टेज में हो ना, इंटरेस्टिंग। मगर ये सब सुनकर भी ज़ूकिंग उसे अपना हाथ को आगे बढ़ाकर फाइट के लिए इनविटेशन भेजता है, लेकिन उल्टा वो कल्टिवेटर ही ज़ूकिंग की ओर अपना हाथ आगे करके अपने थंब को उल्टा कर देता है, मतलब जैसे कि ज़ूकिंग उसके सामने कुछ भी नहीं। इतना में ही वो दोनों अपनी अपनी ओरा को अनलिश करने लग जाते हैं। फिर क्या होना था, ज़ूकिंग तेज रफ्तार के साथ आगे की ओर बढ़ता है, जो देखकर वो कल्टिवेटर भी अपनी फुल स्पीड के साथ उसकी ओर बढ़ने लग जाता है और उन दोनों की पावरफुल पंच एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बड़ा सा एनर्जी एक्सप्लोजन हो जाता है। इवन की उस जगह में मौजूद माउंटेन तक टूट कर बिखर रहे थे। उन दोनों की एनर्जी इतनी टेरिफाइंग होती है जिसके सामने मौजूदा कोई भी कल्टिवेटर टिक नहीं पा रहा था। ज़ूकिंग कहता है असल में मेरे पास फिलहाल कोई एडवांटेज नहीं है, ये सी कर्पस क्लैन के आम दुश्मनों से काफी अलग और ज्यादा ही खतरनाक है। इतने में ही वो दोनों अपने अपने वेपन को समन कर लेते हैं और बिना वक्त गवाए एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। लेकिन पहला हमला वो कल्टिवेटर कहता है, जिससे हिट होकर ज़ूकिंग पीछे की ओर हट जाता है। मगर वो कल्टिवेटर ज़ूकिंग को संभलने का भी मौका नहीं देता, क्योंकि वो फुल स्पीड के साथ ज़ूकिंग के पेट में एक पावरफुल किक मार देता है, जिससे हिट होकर ज़ूकिंग नीचे जमीन पर तो गिर जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो फिर से उस कल्टिवेटर से भिड़ने लग जाता है। और उन दोनों के बीच इतनी स्पीड कॉम्बैट फाइट हो रही थी, जिसे मौजूदा कोई भी लोग ठीक से नहीं देख पा रहे थे। उनमें से एक डिसाइपल कहता है यहाँ क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी ठीक से क्यों नहीं दिख रहा। मगर फाइट के दौरान सही मौका देखकर ज़ूकिंग उस कल्टिवेटर पर हमला करके उसे चट्टानों में दे मारता है। बट वो कल्टिवेटर भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो फिर से आगे बढ़कर ज़ूकिंग से फाइट करने लग जाता है और उन दोनों के वेपन्स आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी पीछे हटने का नाम तक नहीं ले रहा था। मगर वो कल्टिवेटर भी एक मौका देखकर ज़ूकिंग के पेट में फिर से किक मार देता है, जिसकी वजह से ज़ूकिंग फिर से जमीन पर गिर जाता है। वो कल्टिवेटर कोल्टून में कहता है प्लीज तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ मुझ पर आजमा सकते हो, तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो ज़ूकिंग के पास जाकर उस पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ूकिंग साइड टाइम में हटकर उसके हमले को डॉज कर लेता है। मगर देखते ही देखते उनके बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है, मतलब आज तू गया या मैं गया, वही वाला सीन। हम देख पाते हैं कि वो कल्टिवेटर ज़ूकिंग की अच्छी खासी पिटाई लगा देता है और उसे एक चट्टान पर मार कर कहता है तुम्हारी प्रोफाउंड विलेज स्टेज मुझे कभी भी हरा नहीं सकती।
इतना कहकर वो जूकिंग को साइड में फेंक देता है, जिससे कि जूकिंग फिर से और एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है। तभी जूकिंग कहता है, इस कमीने की आंख मुझे आखिर क्यों इतना फेमिलियर लग रहा है, क्या मैं इसे जानता हूँ? लगता है कि मुझे इसकी वाट लगानी ही होगी। लेकिन वो कल्टीवेटर जूकिंग से कहता है, तुमने तो मुझे काफी डिसअपॉइंटेड किया है, मुझे लगता था कि हमारे बीच कांटे की टक्कर होगी। इतना कहकर वो टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर जूकिंग अपनी आंखें बिल्कुल उल्लू की तरह बड़े बड़े कर देता है ताकि उसे क्लियरली विजन दिखाई दे। मगर तब तक वो कल्टीवेटर सीधा जूकिंग के बिल्कुल सामने में ही पहुंच गया था। वो जूकिंग पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूकिंग इस बार साइड हट जाता है और उसके हमले को डॉज करते हुए सीधा उसके एक हाथ को ही पकड़ लेता है। मगर वो कल्टीवेटर उस पे अपनी दूसरी हाथ से पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूकिंग उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ लेता है, जो देखकर गुस्से में वो कल्टीवेटर जूकिंग के मेन पॉइंट पर अपने पैर से मारने की कोशिश करता है। बट ये देखकर जूकिंग साइड हट जाता है, लेकिन वो कल्टीवेटर था कि जूकिंग के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था। मगर जूकिंग उसके हाथ और पैरों को पकड़कर पूरे गुस्से के साथ उसे पीछे फेंक देता है। पीछे हटते हुए वो कल्टीवेटर खुद को संभाल पाता उससे पहले जूकिंग उस पर अपने एक्सप्लोजन डोल से हमला कर देता है। लेकिन ये देखकर वो कल्टीवेटर कहता है, क्या फिर से वही वाली टेक्निक? इतना कहकर वो कुछ पिल्स खा लेता है, मतलब कुछ समझे, इसने पहले भी जूकिंग के साथ फाइट कर रखी है। जैसे ही वो डोल एक्सप्लोड होता है, जूकिंग बिना एक पल गवाए उस कल्टीवेटर की ओर बढ़ने लग जाता है, जो देखकर वो कल्टीवेटर गुस्से में अपनी पावर से जाइंट पत्थरों को क्रिएट करते हुए उन्हें सीधा भेज देता है जूकिंग की ओर। मगर जूकिंग उस हमले को डॉज करते हुए उल्टा उन पत्थरों के ऊपर से भागते हुए उसकी ओर बढ़ने लग जाता है। वो भी फुल स्पीड के साथ पहले वाले पत्थर से जूकिंग नीचे झुककर बच जाता है, लेकिन उसके सामने कई सारे पत्थर आ जाते हैं। वो अपने डैगर को समन करके उनके ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक कर देता है, जिसकी वजह से उन पत्थरों के चिथड़े उड़ गए थे। लेकिन उस एक्सप्लोजन के अंदर से वही कल्टीवेटर आकर सीधा जूकिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर जूकिंग अपने डैगर से उसके वेपन के ऊपर हमला कर देता है, जिनके टकराने से वो दोनों थोड़े से पीछे हट गए थे। फिर उनके बीच दोबारा लाइटनिंग स्पीड फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन फाइट के दौरान जूकिंग जैसे ही उस पर हमला करता है, वो कल्टीवेटर जूकिंग के पीछे आते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जूकिंग उसके अटैक को सही मौके पर ही रोक देता है और उसके मुंह पर एक जोरदार किक जड़ देता है। मगर जूकिंग के इस हमले से उस कल्टीवेटर के पास मौजूद एप्पल बाहर की ओर निकलने लग जाती है। मतलब समझे, ये कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि हमारा कमीना कैप्टन है, जिसके पास से इतने सारे एप्पल और केले निकलते हैं, वो तो आप देख ही सकते हो। ये सब देखकर जूकिंग कहता है, क्या इतने सारे फ्रूट्स? वो जैसे ही अपने सामने देखता है, वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका कैप्टन है। ये देखकर डिसाइपल आपस में कहने लग जाते हैं, आखिर क्यों ये दोनों रुक गए? मगर इतने में इस जमीन कांपने लग जाती है और सभी की नजर ऊपर आसमान की ओर जाता है, जहाँ फिर से वेदर चेंज होने लग गया था। ये देखते ही उन डिसाइपल्स के दिल में फिर से खौफ छाने लग जाती है। फिर वहाँ बेहद खतरनाक सी कर्पस क्लैन की ओर फैलने लग गया था, जो महसूस करते ही टेलीपोर्टेशन एरे के पास मौजूद एक डिसाइपल कहता है, हमें जल्द से जल्द टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ सभी मिलकर एक साथ टेलीपोर्टेशन एरे को फाइनली ओपन कर देते हैं, जिसके अंदर से एक एनर्जी बीम निकलकर सीधा आसमान की ओर जा रहा था। और इतनी मुश्किल मुशक्कत के बाद वो लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं। बट वहाँ मौजूद डिसाइपल्स तेजी से टेलीपोर्टेशन एरे की ओर भागने लग गए थे। ये सब जूकिंग भी देख रहा था, मगर तभी हमारा कैप्टन अपनी टेरिफाइंग पावर को अनलीश करते हुए कहता है, क्या तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो? तो ठीक है, मैं भी अब तुम पर रहम नहीं दिखाऊंगा। उसके इतना कहते ही कैप्टन के पीछे एक खतरनाक क्रिएचर समन हो जाता है, जो देखकर जूकिंग भी अपनी लेजेंडरी लेगेसी नाइफ टेक्निक को एक्टिवेट करने लग जाता है, जिससे कि हम उसके पीछे जूकिंग के धर्मा बॉडी को देख पाते हैं। वो बिना एक पल गवाए अपने दोनों फिंगर में वाइटन एनर्जी को फ्लो करवाने लग जाता है, जिससे कि उसकी फिंगर अल्ट्रा शार्प बन जाती है। ये सब देखकर गुमयुकिंग कहती है, सीनियर ब्रदर जूकिंग स्टिल अब भी हमारे लिए फाइट कर रहा है, सभी लोग जल्दी से टेलीपोर्टेशन एरे की ओर भागो। जो सुनकर उन दोनों की नजर भी उस डायरेक्शन में जाती है, लेकिन तभी जूकिंग अपने ताइचंग स्लैश अटैक को कैप्टन पर चल देता है, जो अटैक माउंटेन को चीरते हुए सीधा कैप्टन की ओर जा रहा था। ये देखते ही कैप्टन अपनी टेरिफाइंग बीस्ट को जूकिंग पर हमला करने के लिए भेज देते हैं, मगर जैसे ही जूकिंग का वो ताइचन अटैक उन बीस्ट से टकराता है, उनके तो ऑन द स्पॉट चिथड़े उड़ जाते हैं और वो स्लैश अटैक सीधा जा रहा था कैप्टन की ओर, जो देखकर कैप्टन अपने हाथों से उस हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं और काफी मुश्किल से वो जूकिंग के हमले की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जूकिंग का ये हमला इतना खतरनाक था कि जिस हमले से माउंटेन के तो 2 टुकड़े हो जाते हैं और कैप्टन भी काफी पीछे तक ढकेला जाता है। वो खुद को संभाल
संभाल पाता उससे पहले ही जूकिंग आगे बढ़कर उस पे हमला करने के लिए आ जाता है, जो देखकर कैप्टन अपने सामने बैरियर लगाने की कोशिश करते हैं, मगर जूकिंग के हमले की वजह से उनका बैरियर चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर कैप्टन के तो तोते उड़ गए थे, मगर तब तक जूकिंग उनके मुंह पर पंचेस की बरसात शुरू कर देता है और अपना सारा गुस्सा निकालने लग जाता है, क्योंकि उसने प्रोफाउंड ब्रिलियंट स्टेज को इसलिए ही एक्टिवेट किया था ताकि वो कैप्टन की वाट लगा सके। जूकिंग लगातार उनके मुंह पर पंचेस मारकर कैप्टन को पीछे की ओर ले जा रहा था, बट सही मौका देखकर जूकिंग भी कैप्टन के मेन पॉइंट पर किक मारने की कोशिश करता है, पकड़कर जोर से खींचने लग जाता है, जिससे कि कैप्टन को तो काफी तकलीफ महसूस हो रहा था, मगर रूथलेस जूकिंग बिना रहम किए उन्हें एक कोल्ड लुक देता है और उनके पेट पर एक जोरदार किक मारकर कैप्टन के सफेद बालों को उखाड़ देता है और फिर से उनके सीने में एक जोरदार किक जड़ देता है, जिस हमले से कैप्टन पीछे की ओर ढकेले जाते हैं और इवन की उनके मुंह से भी खून निकल रही थी। वो गुस्सा कर पाते उससे पहले ही जूकिंग उनके बालों को दिखाकर उनके आंखों के सामने ही जला देता है और मुस्कुराने लग जाता है। ये देखकर अब कैप्टन को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन पीछे से गुमयूकिंग जूकिंग का आवाज लगा कर कहती है, सीनियर ब्रदर जल्दी से आ जाओ वरना टेलीपोर्टेशन अरे बंद हो जाएगा। जिसकी बात सुनकर एल्डरली गुमयूकिंग को फोर्सफुली वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, मगर तभी हम कुछ फ्लाइंग वेसल्स को देख पाते हैं जो कि असल में सी कर्पस क्लैन के थे। जो देखकर जूकिंग कहता है ये तो सी कर्पस की आर्मी है। वो कहता है अब टाइम आ गया रिट्रीट करने का। इतना कहकर जूकिंग चला जाता है टेलीपोर्टेशन अरे की ओर, जो देखकर एल्डरली गुमयूकिंग को वहाँ से ले जाती है। जैसे ही जूकिंग टेलीपोर्टेशन अरे के पास पहुँचता है, वहाँ पे मौजूद डिसाइपल्स टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर चले जाते हैं और जूकिंग सीधा घूरते जा रहा था कैप्टन की ओर। फिर जूकिंग अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाने लग जाता है, जो देखकर कैप्टन हैरानी से कहते हैं आखिर ये बच्चा करने क्या जा रहा है, क्या इतनी कुटाई लगाकर भी इसका मन नहीं भरा। इतना कहकर वो जूकिंग की ओर बड़े ध्यान से घूरने लग जाते हैं, मगर तभी जूकिंग स्माइल करते हुए उन्हें उंगली दिखाता है और फौरन वहाँ से टेलीपोर्ट बैक कर लेता है। जो देखकर कैप्टन बस अपने दांत को पीसने लग जाते हैं और वो टेलीपोर्टेशन डिसअपियर हो जाता है। कैप्टन अपने फॉर्म को डिसअपियर करते हुए कहने लग जाते हैं, हे भगवान आज मेरे साथ ये क्या हो गया, आखिर मेरी जान इतना पावरफुल कैसे बन सकता है, वो भी इतने कम टाइम में ही। उसने काफी बेरहमी से मेरे प्रीसियस बालों को भी उखाड़ दिया। मेरी जान तुम मुझ पर इतना जुल्म कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है ऐसी कर्पस बनकर रहना मेरे लिए क्या आसान काम है। मैंने तो बस यहाँ से कुछ अल्केमी फर्नेस सेकंड पिक के लिए ले जाना चाहा, मगर उन्होंने तो अल्केमी फर्नेस लेने से ही मना कर दिया। इतना कहकर कैप्टन एक एप्पल को उठा लेते हैं और उन सभी लोगों को गालियां देते हुए अपने एप्पल को खाने लग जाते हैं, मगर तभी उस एप्पल में मौजूद पॉइजन एक्टिवेट हो जाती है, जिसका इफेक्ट कैप्टन पर होने लग गया था। वो खाए हुए एप्पल को थूकते हुए अपने पास से कुछ पिल्स निकाल कर खा लेते हैं, जिससे कि उनकी सी कर्पस वाली फॉर्म वापस मेंटेन हो जाती है। तभी कैप्टन की नजर जाती है ऊपर आसमान में मौजूद फ्लाइंग वेसल्स पर, जिनके पास कुछ रिएक्शन होने लगता है। जो देखकर कैप्टन कहते हैं ये तो फाउंडेशन पिल्स है। अच्छा तो उस कमीने ने जाने से पहले ये सब सेटअप कर दिया था, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना किसी भी वक्त मेरे भी चीथड़े उड़ सकते हैं। लेकिन तब तक ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर कैप्टन कहते हैं मुझे फ्यूचर में एक अपॉर्चुनिटी खोजते हुए अनदर सील को अनलॉक करना होगा ताकि मैं उस कमीने को एक अच्छा सा लेसन सिखा सकूं। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है बाहर, जहाँ जैसे ही जूकिंग टेलीपोर्ट होकर आता है उसे देखते ही सभी डिसाइपल्स खुश होकर कहने लग जाते हैं सीनियर ब्रदर तो सही सलामत बाहर आ गए, और सभी एक साथ झुककर जूकिंग को रेस्पेक्ट शो करते हुए उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं। फिर अलविदा लेकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, मगर जूकिंग सोचता है आखिर कैप्टन एक सी कर्पस कैसे बन गया। क्या ये हो सकता है कि उसकी किस्मत ही खराब हो और वो सी कर्पस के हाथों मारा गया, फिर उसके बाद वो शायद सी कर्पस में कन्वर्ट हो सकता है, या सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि वो सी कर्पस के अंदर मौजूद कुछ कीमती ट्रेजर को लेने के लिए भेस बदल कर उनके बीच शामिल हो गया हो। लेकिन उस कमीने की माइंडसेट पूरी पागल की जैसी है। फाइट के दौरान मुझे पता चल गया है कि कैप्टन की कल्टीवेशन काफी हाई है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने धर्मा ओरिफिस को ओपन करना होगा। इतने में ही गुमयूकिंग उसके पीछे आ जाती है, जो देखकर जूकिंग पहले वो एप्पल अपने पास रख लेता है। लेकिन तभी गुमयूकिंग कहती है मैं फिर से सीनियर ब्रदर आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। इतना कहकर वो शर्माने लग गई थी, मगर वो हिम्मत जुटाते हुए कहती है मैं एक कोर डिसाइपल हूँ, इसलिए सेक्ट हमारी सेफ्टी की प्रायोरिटी ज्यादा रखता है, लेकिन इसकी वजह से आपको अपनी लाइफ रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है, इसलिए आगे से आप केयरफुल रहना, क्योंकि इसके बाद सेक्ट अपना मेजर मूव चलने वाला है, जो कि असल में है पर्ल आइसलैंड ग्रुप, जिसके जरिए से वार का रुख बदल सकता है। इतने में ही हम पर्ल आइसलैंड बैटल एरिना का सीन देख पाते हैं, मगर तभी सी कर्पस का किंग कहता
है। पहले मरमेड क्लैन के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करना, फिर उसके बाद सी कर्पस के खिलाफ जाना। सेवन ब्लड आइस तुम्हारे सेट को क्या लगता है? ये सब करके तुम सोच रहे हो कि तुम इस चेस बोर्ड के गेम में अच्छी चाल चली है। इतने में ही हम सी कर्पस क्लैन के एसेस्टर को देख पाते हैं, जिनकी कल्टीवेशन हाफ स्टेप रिटर्न टू द वर्ल्ड रिलम की थी, मतलब ब्लड रिफाइनर से भी ज्यादा, जिनके जवाब में मास्टर जिंकाई कहते हैं चेस गेम शुरू होने के बाद एक चाल चल दो तो उस पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वो मरमेड क्लैन के लोगों को बैटल फील्ड में टेलीपोर्ट करते हुए कहते हैं, जब तुमने इस गेम में एंटर किया था तब से ही तुम मरोगे या बचोगे, ये सब चेस बोर्ड चलने वाला ही डिसाइड करता है। जो सुनकर किंग, जिसकी कल्टीवेशन वन सीक्रेट स्पिरिट रेपोसिटरी रिलेम की थी, वो कुछ फ्लैग्स को निकाल कर चेस बोर्ड में फेंक देता है, जिससे कि बैटल फील्ड में सी कर्पस के कल्टीवेटर समन हो जाते हैं और इसी के साथ सेवन ब्लड आइस और सी कर्पस क्लैन के कल्टीवेटर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ सेवन ब्लड आइस के डिसाइपल्स भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। मगर ये सब देखकर किंग कहता है, जिसके हाथ में पावर रहता है वही टाइम को अपने कंट्रोल में रखता है। इतना कहकर वो अपने हाथों को बैटल फील्ड में भेज देता है, जिससे कि वहाँ और भी खतरनाक हाई लेवल सी कर्पस क्लैन के कल्टीवेटर्स मैदान जंग में अपीयर हो जाते हैं। ये सब देखकर एक डिसाइपल कहता है, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है, ये तो बुरी खबर है, मगर तब तक उन पर हमला हो चुका था। जो देखकर वो डिसाइपल अपने टोकन के थ्रू मैसेज भेजते हुए कहता है, हम इन्हें और ज्यादा हैंडल नहीं कर पाएंगे, प्लीज रिइंफोर्समेंट को जल्दी से भेजो। बट दूसरी ओर मास्टर जिंकाई अपने हाथ में एक फ्लैग को लिए हुए कहते हैं, जीतना या हारना सिर्फ एक ही मूव से डिसाइडेड नहीं होता। इतना कहकर वो अपना चाल चल देते हैं, जिससे कि बैटल फील्ड में धर्मा बोर्ड समन हो गए थे, जो सभी बढ़ रहे थे उन हाई लेवल कल्टीवेटर्स की ओर। इतने में ही हम ब्लड रिफाइनर और सी कर्पस के एंसेस्टर को देख पाते हैं, जो कि काफी रिलैक्स थे। मगर तभी किंग कहता है, गेम का मोमेंटम तुम्हारे हाथ में नहीं है सेवन ब्लड आइस, क्योंकि मेरी ये चाल तुम्हारी गेम की धज्जियां उड़ा देगी। इतना कहकर वो अपना चाल चल देते हैं, जिससे कि वहाँ मौजूद एक सी कर्पस कल्टीवेटर के माथे से कुछ निकलकर धर्मा बोर्ड से जा टकराता है, जिसकी वजह से धर्मा बोर्ड्स में ब्लास्ट होने लग गए थे। इस तबाही का मंजर देखकर सभी डिसाइपल्स घबराते हुए वहाँ से भागने लग जाते हैं, मगर ये ब्लास्ट इतना टेरिफाइंग था कि उसके चपेट में वहाँ मौजूद डिसाइपल्स आते जा रहे थे। और तभी हम एक जाइंट सी कर्पस क्लैन के कल्टीवेटर को देख पाते हैं, जो अपने हाथों से धर्मा बोर्ड्स को क्रश कर रहा था। तभी बैकग्राउंड में किंग कहता है, पर्ल आइसलैंड को खोने के बाद तुम्हारा सेट टोटली कोलैप्स हो जाएगा, इवन कि इसके चलते तुम्हारे पास मौजूद जितने भी गोल्डन कोर रियलम के एल्डर्स है उनकी भी जान ले ली जाएगी। मोर्टल्स की तो तुम बात ही ना करो। जिंकाई, अगर तुम्हारा सेट ऐसे ही फाइट करता रहे तो मुझे लगता है कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन को खुद ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। इतना कहकर वो एक पेपर को मास्टर जिंकाई की ओर थ्रो कर देता है, जो लेटर सीधा चले जाता है मास्टर जिंकाई के पास, जो पढ़कर मास्टर जिंकाई पूरी तरह से भड़क गए थे। तभी जूकिंग कहता है, बैटल फील्ड में जितने भी सेवन ब्लड आइस के डिसाइपल्स ने पार्टिसिपेट किया था वो काफी तेजी के साथ मारे जा रहे हैं, मगर फिर भी क्यों सेवन ब्लड आइस काउंटर बैक करने की कोशिश नहीं कर रहा? क्या वो लोग सच में इसी तरह से रिट्रीट करना चाहते हैं? इतने में ही सीन शिफ्ट होता है मास्टर जिंकाई की ओर, जिनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी समुद्र के अंदर से एक जाइंट क्रिएचर बाहर निकलने लग जाता है, जिसके आने से ही पूरी कैलामिटी की वाट लग गई थी। और वो क्रिएचर होता है सी लिजर्ड एसेस्टर, जिसकी कल्टीवेशन स्पिरिट रेस्पिरेटरी रिलम की पीक लेवल की थी, मतलब वो ब्लड रिफाइनर और सी कर्पस क्लैन के एसेस्टर से भी काफी ताकतवर है, जो कि एक टॉप टायर के डिवाइन एंटिटी के अंडर आता है। उसके बस बाहर आने से ही समुद्र में सुनामी तक उठ जाती है, जो देखकर सी कर्पस के लोग घबराते हुए सभी को अलर्ट हो जाने के लिए कहते हैं। जैसे जैसे सी लिजर्ड एसेस्टर आइसलैंड की ओर आ रहा था, वैसे वैसे सुनामी की लहर और भी ऊंची होती चली जा रही थी, जो देखकर जूकिंग कहता है, नहीं, ये गेम जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने में ही सी लिजर्ड एसेस्टर जमीन को चीरते हुए आइसलैंड में आने लग जाते हैं, जिससे पूरे आइसलैंड में तहलका मच गया था। बट तभी सी लिजर्ड एसेस्टर सी कर्पस के कल्टीवेटर को खाने लग जाता है। फिर वो जमीन के अंदर से अपने पैरों को निकालकर एक कल्टीवेटर के ऊपर रख देता है, जिससे कि वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। इवन की सी लिजर्ड एसेस्टर के पूंछ के हल्के से झटके से ही वहाँ इतना टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज होता है कि जिसके चपेट में आते ही मौजूदा कल्टीवेटर्स वहाँ से हवा की झोंके की तरह उड़ते जा रहे थे। ये देखकर किंग घबराते हुए कहता है, ये तो सी लिजर्ड एसेस्टर है। पर्ल आइसलैंड को अपने हाथों से जाता देखकर अब सी कर्पस के किंग को भी आने लग जाता है गुस्सा, और ये सब देखकर उनका एंसेस्टर गुस्से के मारे अपने मुट्ठी को कस लेता है। तभी किंग गुस्से में कहता है, सेवन ब्लड आइस, ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिसके जवाब में मास्टर जिंकाई कहते हैं, मैं जो होल्ड करता हूँ वो सिर्फ वैल्यूएबल ही होती है। इतना कहकर वो उस फ्लैग को चेस बोर्ड की ओर फेंक देते हैं और आगे कहते हैं, तुम्हारे चेस गेम के मूव्स बहुत ही ज्यादा आम और पुराने तरीके के हैं, जबकि मैं इन पुराने रूल्स को ब्रेक करने में माहिर हूँ। तुम अब इस गेम में हार चुके हो। इतना सुनकर किंग पूरे गुस्से
गुस्से के साथ वहाँ से बैनिश हो जाता है। दूसरी ओर जूकिंग कहता है सी कर्पस के पास जितने भी कॉम्बैक्ट पावर थे वो सब उन्होंने पर्ल आइसलैंड को हासिल करने के लिए लगा दिया। ये सब करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी क्योंकि ये सेवन ब्लड आइस पहले से ही सेटअप करके रखा था। ये पर्ल आइसलैंड सिर्फ सी कर्पस के लोगों को फंसाने के लिए सबसे बड़ा और बेहतरीन चाल था। सी लिजर्ड एसेस्टर ने तो बस एक करवट ली और पूरा पर्ल आइसलैंड ग्रुप पूरी तरह से तबाह हो गया। सच में ये सोचना भी हैरान करने वाला है कि सी ब्लड आइस इस लेवल की किसी खतरनाक एंटिटी को यहाँ पर बुला सकता है और इसी के साथ सी कर्पस के होमलैंड की तरह बनने वाली हमारी बैटल लाइन अब एक बड़ा कदम आगे बढ़ा चुकी है। तभी मास्टर जेंकाई कहते हैं सी लिजर्ड एसेस्टर को इनवाइट करना। इस बार तो आपके फोर्थ पीक ने ग्रेट मेरिट को हासिल किया है। जिसके जवाब में फोर्थ पीक लॉर्ड कहते हैं ये तो बस हमारे पुराने सालों के कनेक्शन का नतीजा है, लेकिन आपके कारनामे के कंपैरिजन में ये तो कुछ भी नहीं। तभी थर्ड और सिक्स पीक के लॉर्ड वहाँ पर आकर ब्लड रिफाइनर को ग्रीट करते हैं। मास्टर जेंकाई उन दोनों से कहते हैं जो आपने इतनी गंभीर इंजर्ड होने का नाटक किया ताकि दुश्मन को चाल में फंसाया जा सके और इसी वजह से आज हमें सेवन ब्लड आइस की ये शानदार जीत मिली है। इतना कहकर वो एसेस्टर से कहते हैं अब हमें कौन सा स्टेप उठाना है आप बता सकते हो। जिसके जवाब में ब्लड रिफाइनर कहते हैं ये इशू को अनाउंसमेंट करवा दो। जो सुनकर मास्टर जेंकाई सभी से कहते हैं सेवन ब्लड आइस के सभी डिसाइपल्स ध्यान से सुनो। जो लोग अभी डट कर रहे हैं उन्हें कोर फॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी के रिवार्ड्स के पहला बेच तुरंत डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो लोग वार पॉइंट्स में टॉप 50 में आएंगे उन्हें सेट के फाउंडेशन मैजिकल आर्टिफैक्ट की प्रोजेक्शन को एक बार बोरो करने का मौका मिलेगा। इतना सुनते ही जूकिंग बैटलफील्ड में कूदकर सी कर्पस के कल्टिवेटर को मारने लग जाता है और अपनी टोकन की ओर देखकर कहता है मैजिकल आर्टिफैक्ट प्रोजेक्शन। ये ट्रेजर तो सच में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसी मार काट के बीच उसकी रैंक 63 पर आ जाती है, लेकिन इसी तरह से वो अपने धर्मा ओरिफिस को भी ओपन करने में भी सक्सेस हो गया था। जहाँ जूकिंग अब 44 धर्मा ओरिफिस को ओपन कर चुका है। इसी तरह से बैटल चलते चलते 3 महीने गुजर जाते हैं, जहाँ अब हम जूकिंग को देख पाते हैं जो अपने जेट स्लिप की ओर देखकर कहता है टॉप 50 रैंक के लिए कंपटीशन काफी फियर्स हो चुकी है। मगर तभी उसे एक मैसेज मिलता है जहाँ उसे 7 पीक के वाइस लॉर्ड ने समन किया था जूइंग आइसलैंड पर। जो ऑर्डर मिलते ही जूकिंग सीधा चला जाता है जूइंग आइसलैंड पर, जहाँ चारों तरफ काफी सारे सोर्ड थे और उसके सामने मौजूद था एक जाइंट आई। जूकिंग ग्रीट करते हुए कहता है वाइस लॉर्ड के ऑर्डर पर डिसाइपल जूकिंग आपके सामने समन हो चुका है। तभी वाइस लॉर्ड अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस जाइंट आई के ऊपर एक टेलीपोर्टेशन खोलकर जूकिंग को अंदर की ओर टेलीपोर्ट कर देती है और जूकिंग पहुंच जाता है सेवन ब्लड आइस के प्री वार कमांड टेंट पर। तभी वाइस पीक लॉर्ड उससे सवाल करती है क्या तुम ही जूकिंग हो। जो सुनकर जूकिंग उन्हें ग्रीट करते हुए हाँ कहता है। वाइस पीक लॉर्ड असल में मास्टर जेंकाई की वाइफ सुजियान कुई थी, जिसकी कल्टीवेशन टू ट्राइवलेशन एंशिएंट सोल रियलम की है। वो जैसे ही अपनी आंखें खुलती है उसके पास से बेहद खतरनाक आइस ओरा निकलकर जूकिंग की ओर जाने लगता है और देखते ही देखते उनमें से आइस स्पाइक्स निकलकर जूकिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इवन की जूकिंग की पूरी बॉडी तक फ्रीज हो जाती है और उसके साथ जूकिंग के माइंड स्पेस में एक जाइंट आइस फिनिक्स की आंख समन हो जाती है। ये महसूस करते ही जूकिंग कहता है मेरे सारे के सारे धर्मा ओरिफिस फ्रीज हो चुकी है, जिससे कि अब मैं अपने लाइफ फायर को इग्नाइटेड नहीं कर सकता हूँ। क्या यही है एक ट्रू पावर हाउस। इतने में ही हम ग्रैंड मास्टर को देख पाते हैं जो कि आराम से अपनी बुक को पढ़ रहे थे, मगर उनकी बॉडी भी पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। बस जूकिंग की लाइफ फायर जल रही थी क्योंकि उसे घोषली साड़ों ने कवर करके रखा हुआ था। जूकिंग कहता है मेरा ये ट्रेजर एब्सोल्युटली रेयर और कीमती है, मैं दूसरों को इसके बारे में पता चलने नहीं दे सकता। मगर तभी हम डिंगजुई को वाइस लॉर्ड के पीछे देख पाते हैं जो उनके पैरों के पास जाकर कहती है आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सीनियर ब्रदर जूकिंग को यहाँ पर बुलवाया है। जो सुनकर वाइस पीक लॉर्ड जूकिंग को छोड़ देती है और जूकिंग थोड़ी देर राहत की सांस लेता है। मगर तभी डिंगजुई जूकिंग से कहती है इनसे मिलो, ये है मेरी आंट जो कि 7 पीक लॉर्ड को जो कि मेरे अंकल है उन्हें मैनेजमेंट में असिस्ट करती है। जो सुनकर जूकिंग उन्हें फिर से ग्रीट करता है, लेकिन तभी वाइस पीक लॉर्ड कहती है मैंने तुम्हें आज यहाँ पर समन किया है, उसकी वजह यह है कि मैं चाहती हूँ तुम सेक्ट की ओर से एक मिशन को एक्सेप्ट करो जो कि ये है तुम टेम्पररी डिंगजुई के दाव प्रोटेक्टर बन जाओ। जो सुनकर डिंगजुई अपने आंट से कहती है ये दाव प्रोटेक्टर नहीं बल्कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जो सुनकर वाइस पीक लॉर्ड कहती है डिंगजुई फ्रंट लाइन पर आने की जिद कर रही है ताकि वो एक्सपीरियंस गेन कर सके, पर अब यहाँ की वार सिचुएशन बार बार बदल रहा है। अगर तुम 1 महीने तक इसकी हिफाजत करो तो मैं तुम्हें किसी भी वक्त इस जंग से पीछे हटने का पूरा हक दे दूंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें 3 रैंडम टेलीपोर्टेशन तलिस्मान भी दूंगी। और तुम तो जानते ही हो इन हाई रैंक स्पैटियल तलिस्मान की कीमत क्या है। ये 3 तलिस्मान का मतलब तुम्हारे पास सीधा 3 एक्स्ट्रा लाइफ आ जाएगा। तभी एक डिसाइपल वहाँ पर आकर सीधा चली जाती
जाती है वाइस पीक लॉर्ड के पास और उनके कान में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, जो सुनकर वो डिंगजुई के पास जाकर उसे वही तालिस्मान वाले स्टोरेज बैग पकड़ा देती है और कहती है तुम दोनों ही खुद डिसाइडेड कर लेना तुम्हें क्या करना है या नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है, जो देखकर जूकिंग उन्हें ग्रीट करता है। तभी डिंगजुई जूकिंग के पास जाकर कहती है देख लिया ना सीनियर ब्रदर, मेरी आंट वाकई में एक वंडरफुल पर्सन है। पिछले बार जब जोंगहेंग मेरे साथ वेस्टल कोरल आइसलैंड आने पर अड़ गया था तब आंटी ने उसे एक मेडिसिनल पिल गिफ्ट की थी और इसी पिल की मदद से जोंगहेंग ने अपने फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल को फॉर्म किया था। देखा जाए तो वो बंदा सच में बेहद लकी निकला, क्योंकि ओरिजिनली अगर तुम उस वक्त मेरे साथ चले होते तो वो पिल तुम्हें मिलने वाली थी। जो सुनकर जूकिंग सवाल करता है क्या सच में सेवेंथ पीक लॉर्ड तुम्हारे अंकल है? डिंगजुई कहती है हाँ वो मेरे अंकल है। और जब आंटी और अंकल के बीच दाव पार्टनर के तौर पर कुछ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्टेड चल रही थी तो कई साल पहले आंटी सेवेंथ ब्लड आइस को छोड़कर वेस्टल कोरल आइसलैंड में रहने के लिए चली गई और इस बार सेवेंथ ब्लड आइस की वार की वजह से वो यहाँ पर वापस आई है। जहाँ आंटी अब मुझे एडवांस स्टडीज के लिए सेवन सेक्ट अलायंस में रिकमेंड करने का प्लानिंग बना रही है, बट सेक्ट में कोर डिसाइपल्स के लिए असेसमेंट भी होते हैं, इसलिए वहाँ जाने से पहले मुझे अपने रिकॉर्ड में कुछ अचीवमेंट ऐड करने की जरूरत है। सीनियर ब्रदर जूकिंग, क्या आप कुछ समय के लिए मुझे प्रोटेक्ट करोगे? जो सुनकर जूकिंग उस स्टोरेज बैग को ले लेता है, लेकिन तभी उस बैग से कुछ एनर्जी निकलती है और सीधा चली जाती है जूकिंग के अंदर, जहाँ जूकिंग पहुँच जाता है सुजियान कुई के डेस्टिनी स्पेस रिकॉर्डिंग के अंदर। सुजियान कुई कहती है जबकि तुम डिंगजुई के दाव प्रोटेक्टर बनने के लिए मान गए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मैटर के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ। पिछले बार जब तुम और डिंगजुई समुद्र में गए थे तो वहाँ तुमने जो जायंट कैरेज मिला था उसे सन इंपीरियल कैरेज कहा जाता है। सेट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसमें एक एम्परर लेवल की इनहेरिटेंस मौजूद है। सेवन सेक्ट अलायंस के चीफ अलायंस लीडर ने एक बार एक ब्रेथ के टाइम के लिए उस कैरेज में एंटर किया था, जहाँ उन्हें एक इंस्टेंट एनलाइटमेंट मिला, जिसके जरिए से उन्होंने फ्रेंडिस फायर्स और लियोरिंग स्क्रिप्चर को क्रिएट किया था। और अब उस सन इंपीरियल कैरेज का ठिकाना बिल्कुल अनस्टेबल है और उस जगह में काफी ज्यादा एनिमली और भी होगी, इसलिए अगर तुम उसे दोबारा एनकाउंटर करोगे तो वो सिचुएशन 9 चेंजेस ऑफ डेथ टू 1 ऑफ लाइफ जैसी होगी, तो बिल्कुल भी ग्रीडी मत बनना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जूकिंग भी वापस होश में आ जाता है। तभी डिंगजुई उससे कहती है सीनियर ब्रदर क्या हुआ आपको, आप एग्री करते हो या नहीं ये आप पर ही डिपेंड करता है, मगर इसके अंदर मौजूद आइटम्स अब से आपकी है। जूकिंग सवाल करता है इतने सारे रिवॉर्ड्स होने के बावजूद तुम्हारे पास दाव प्रोटेक्टर की कमी कैसे हो सकती है, आखिर तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? जिसके जवाब में डिंगजुई कहती है मैं फ्यूचर में मेडिसिनल और हर्बोलॉजी पर फोकस करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपको इस उम्मीद में चूज किया ताकि आप मुझे प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आप मुझे हर्ब के बारे में नॉलेज भी दे सको। वैसे तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर मिल सकते थे, लेकिन जो हर्ब और फार्मोलॉजी को इतना अच्छे से समझता है वो सिर्फ आप हो। जो सुनकर जूकिंग उसे चलने के लिए कहता है और डिंगजुई खुश होकर उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है, लेकिन पीछा करते करते वो जूकिंग से टकरा भी गई थी, मगर जूकिंग उसे कुछ कहे बिना ही आगे बढ़ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है वाइस पीक लॉर्ड पर। वो कहती है डिंगजुई तुम वो कल्टिवेटर हो जो एक गुड फॉर्चून के साथ पैदा हुई है, आउटसाइड वर्ल्ड में जाओ और अच्छे से एक्सप्लोर करो। उनके इतना कहते ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।